नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। नोटबंदी, GST, लॉकडाउन और मज़ीद कुछ बड़े बड़े फ़रेब देने के बाद हिंदुस्तानी शहरियों के साथ एक और धोखा हुआ है। ये धोखा लॉकडाउन के दौरान बोनस में दिया गया। ये है अवामी मालूमात, शख्सी राजदारी या प्राइवेसी का धोखा। जिस तरह हुकूमत के पास बेरोज़गारों का कोई डेटा नहीं, जिस तरह किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं और जैसे लॉकडाउन में मरने वालों का कोई डेटा नहीं, ठीक उसी तरह खुद मरकज़ी हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं है कि आरोग्य सेतु नामी मोबाइल ऐप किसने बनाया। जी हाँ, जो ऐप मोदी सरकार ने अवाम के लिए डाउनलोड करना लाजमी करार दिया था, उसके बनाने वाले कौन हैं, किसी को पता नहीं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC, जो हुकूमत के वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाने का जिम्मेदार इदारा है, नहीं जानता कि ये ऐप किसने बनाया। इस धोखे का इल्म उस वक्त हुआ जब एक RTI के ज़रिए इसका पता लगाने की कोशिश की गई। पहले ये बता दें कि कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त और ट्रेसिंग के लिए आवाम पर यह ऐप लादा गया था। फिर सरकारी व गैर सरकारी तमाम मुलाजिमीन के लिए ये लाजमी करार दिया गया था कि वो किसी हाल में इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जबकि इस ऐप की जानिब से पूछे जाने वाले कई सवालात प्राइवेसी के लिए ख़तरनाक थे और इस बारे में कई जानकार अफराद ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने बड़ी ही सख्ती से इन सवालात का जवाब देने से इनकार किया था। आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इस बात का सख्त नोट लिया है और मरकज़ी हुकूमत के इदारों को नोटिस भी दी है कि इसका तहरीरी जवाब दें। हैरत की बात यह है कि इस ऐप की NIC वेबसाइट भी है, लेकिन NIC इसके तैयार करने वालों को जानने से इनकार कर रहा है। NIC के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि फौरी इसकी तफसीलात पेश करें। याद रहे कि करोड़ों हिंदुस्तानी शहरियों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था और अगर इसके तैयार करने वालों की हुकूमत को खबर नहीं तो कहा जा सकता है कि शहरियों का डाटा किन हाथों में पहुंच गया, इसका भी हुकूमत को इल्म नहीं। ये आवाम के साथ हुकूमत का ज़बरदस्त विश्वासघात साबित हो रहा है। मरकज़ की मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार पर आने के बाद से हमेशा ही आवाम के भरोसे को ठेस पहुँचाई है। ये सिलसिला जारी है। इससे कबल भी मोदी सरकार की करीबी कंपनी ने मुफ्त सिम कार्ड फराहम करते हुए आवाम से आधार कार्ड हासिल किए थे। आज ये डेटा कहीं से कहीं पहुँच गया है। इसके अलावा सरकार के पास मौजूदा डेटा के तहफ़्फ़ुज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। जब NIC का जवाब आएगा तो पता चलेगा कि आरोग्य सेतु के पसपर्दा कौन है। मोदी सरकार के पास न ही आरोग्य सेतु बल्कि PM केयर फंड की भी तफसीलात नहीं है, जबकि लॉकडाउन के दौरान इस फंड में ज़बरदस्त फंडिंग की गई थी। कई सियासी साहूकारों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना पैसा शामिल किया था, जबकि हुकूमत ने इस फंड के इस्तेमाल की तफसीलात बताने से साफ इनकार किया, बल्कि हुकूमत के पास इस बारे में कोई डेटा ही नहीं है। मोदी सरकार ने इब्तिदा से ही ये यकीनी बनाया था कि तमाम काम राजदारी से अंजाम दे और आवाम की शख्सी राजदारी की ज़र्रा परवाह नहीं की गई। दूसरी जानिब फेसबुक और हुकूमत के मुबैना गठजोड़ ने भी आवाम के भरोसे को ठेस पहुंचाई है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि फेसबुक ने हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के कायदीन की जहर अफशानी पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई से गुरेज किया जिसके नतीजे में मुल्क में इस्लामोफोबिया, फेक न्यूज़ और तशद्दुद की हौसला अफजाई हुई और इस तरह के बयानात और बयानों को जवाज़ मिला। ये सब एक ऐसी खातून की इमा पर हो रहा था जिनके हुक्मरान जमात से गहरे ताल्लुकात रहे। अंकी दास ने फेसबुक को कारोबारी नुकसान का जवाब पेश करते हुए पिछले 9 वर्षों में जहर अफशानी करने वालों के खिलाफ एक्शन से रोका। अंकी दास पर सवाल उठे, फेसबुक की शफाफियत और जमहूरी तर्ज अमल पर सवाल उठे और अंकी दास ने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया। फेसबुक ने पिछले 9 वर्षों से मुल्क की आवाम को मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पेश करने में मदद की, आवाम के साथ धोखा किया। इस्तीफ़ा देने के बाद अंकी दास ने, जो बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं, अवामी खिदमत करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा की दरख्वास्त में ये बात लिखी है कि बिल्कुल क्विड प्रो को की तरह वो अब एक पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इस तरह जब तक फेसबुक में रहीं, पार्टी के लिए इनडायरेक्ट खिदमत अंजाम देती रहीं और अब रास्त तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हाल ही में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। किसी जज ने चार्जशीट मनसूख की, वो गवर्नर बना दिए गए।
एक जज ने मवाक़िफ़ फैसला सुनाया, वो राज्यसभा के रुकन बना दिए गए। एक IPS अफसर ने वफादारी की, उन्हें उसका सिला मिल गया। ये सिलसिला जारी है। ये अवाम के साथ किए गए अहद और वादे की खुली खिलाफ वर्जी है। ये अवाम के साथ खुला धोखा है। दारुल हुकूमत दिल्ली के लोग हाल ही में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो आबो हवा में आलूदगी का जहर घुला हुआ है, तो दूसरी जानिब जानलेवा कोरोना वायरस के हर रोज़ रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली की हवा में मियार की सतह एक बार फिर बहुत ख़राब ज़मरे से बढ़कर शदीद ख़राब हालत में पहुंच गई है। दारुल हुकूमत में हवा के मियार का इंडेक्स यानी AQI की सतह 400 को पार कर गई, जो सबसे ज़्यादा ख़राब मानी जाने वाली ज़मरे में आती है। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी यानी DPCC के आज जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सुबह अलीपुर में AQI 405 तो आनंद विहार में यह सतह 401 दर्ज की गई। वजीरपुर में ये 410 थी। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जहांगीरपुरी में AQI की सतह 420 दर्ज की गई। लोधी रोड पर IQU 311, RK-पुरम में 376, ITO पर 384 और पंजाबी बाग में 387 रही, जो बहुत ख़राब ज़मरे में आती है। उधर दिल्ली में चारशंबे की शाम कोरोना के रिकॉर्ड नए मामला सामने आए थे। ये जुमला जो मामला थे वो 5163 थे। दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले और आबो हवा के बुरी तरह आलूदा होने के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने स्कूलों को अभी ना खोलने का फैसला किया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने चारशंबे को ये इत्तला दी थी। पिछले हुक्म में 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद किए गए थे और अब अगले हुक्म तक ये बंद रहेंगे। दिल्ली NCR और इससे मुतसिल रियासतों में आलूदगी फैलाने वाले मोहतात हो जाएं। अब अगर आलूदगी फैलाई गई तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। उतना ही नहीं, 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत ने एक कमीशन तश्कील दी है। इसमें इसरो के नुमाइंदे भी होंगे। ये कमीशन APCA की जगह लेगा। कमीशन का सदर दफ्तर दिल्ली में होगा और इसके हुक्म को सिर्फ NGT में ही चैलेंज किया जा सकेगा। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज 4 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ 27 लाख 96,872 मरीज़ रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,81,171 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब भी 1 करोड़ 9 लाख से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज हैं। उनमें से करीब 82,000 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस का खैर कम होने की जगह एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना इन्फेक्शन से दुनिया के कई बड़े ममालिक हुनूस परेशान हैं और कई ममालिक में तो लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बरतानिया का हाल भी इंतहाई बुरा है। यहाँ तो कई मकामात पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जर्मनी, फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक में दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। जर्मनी ने तो 1 माह के लिए दोबारा रेस्टोरेंट्स और बार्स बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। एक तरफ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जर्मनी के सरकर्दा अफसरान से पाबंदियों को सख्त करने से मुतालिक मशवरा किया और दूसरी तरफ फ्रांस में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा केसेस सामने आने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क को खिताब करते हुए कोरोना को लेकर नए शराइत और जवाबित के लिए तैयार रहने की बात कही। WHO के आदादोशुमार के मुताबिक यूरोप में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। यहाँ रिकॉर्ड 13 लाख नए मरीज आए हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बरतानिया में भी कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में सख्त लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इन्फेक्शन को काबू करने के लिए वेल्स, ग्रेटर मैनचेस्टर, लिवरपूल सिटी, साउथ यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन लगाया है। यहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। माहिरीन पहले ही से कहते रहे हैं कि सर्दियों में ये वायरस और भी ख़तरनाक हो सकता है। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही यूरोप में ये वायरस अपनी ख़तरनाक शक्ल दिखाना शुरू कर चुका है। यूरोप में हाल ही में 2,05,809 नए कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आए थे। इनमें सबसे ज़्यादा फ्रांस से 45,000 और बरतानिया में 23,000 मामले आए। यूरोप में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है।
नई दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे की वजह से मुल्क में दूसरे दिन उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद एक दिन में 50,000 के करीब पहुंच गई है और हलाकतों की तादाद 500 से भी तजावुज़ कर गई। जुमेरात को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49,881 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरा अफराद की तादाद 80,40,000 के पार हो गई है। एक रोज़ कबल चारशंबे के रोज़ 43,883 मरीजों में इन्फेक्शन की इतला मिली थी, जबकि मंगल को ये तादाद 36,470 थी। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,480 अफराद ने इस वबा को शिकस्त दी। इससे ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 7,116 से घटकर 6,03,687 हो गई। वहीं 517 मरीजों के मौत के बाद हलाक होने वालों की तादाद 1,20,527 हो गई। कोरोना से अब तक 73,16,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 से नजात पाने वाले अफराद की शरह 90.99% यानी 90.99% है और एक्टिव केसेस की शरह 7.51% है, जबकि अमवात की शरह 1.5% यानी 1.50% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,504 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,35,656 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,324 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,962 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1,049 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 1,41,96,958 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 288 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 115, मेडचल मलकाजगिरी में 118 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क के हर शहरी को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। वज़ीर आज़म ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब भी कोरोना वैक्सीन बनेगी तो मुल्क के हर शहरी को इसका टीका लगाया जाएगा। बता दें कि कोरोना दौर में ये वज़ीर आज़म मोदी का पहला इंटरव्यू है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसों में कमी आने पर जश्न ना मनाएं, बल्कि ये अहद लें कि कोरोना को जीतने नहीं देंगे और हर कायदे और प्रोटोकॉल का ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने मुतअद्दिद बार इस बात का आदा किया कि जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबको मिलेगी, कोई भी इससे महरूम नहीं होगा। अंग्रेज़ी अखबार इकनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि टीका लगाने की मुहिम की शुरुआत में कोरोना के ख़तरे के सबसे करीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी शामिल होंगे। कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद पहले हफ्ते में 5 या ज़्यादा अलामात दिखते हैं तो ये इशारा है कि मरीज़ पर लंबे वक्त तक कोरोना का असर रह सकता है। ये दावा किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च में किया गया है। रिसर्च कहती है कि इन्फेक्शन के बाद अगर पहले हफ्ते में थकान, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, आवाज़ भारी होना, मांसपेशियों यानी नर्व्स में और जिस्म में दर्द जैसे अलामात दिखते हैं तो लॉन्ग कोविड का ख़तरा है। रिसर्च कहती है कि ऐसे मरीज जो कोरोना का इन्फेक्शन होने के 4 से 8 हफ्ते बाद तक रिकवर नहीं कर पाते, उनमें पोस्ट कोविड का ख़तरा बढ़ता है। पोस्ट कोविड यानी लंबे वक्त तक कोरोना के साइड इफ़ेक्ट से जूझना। रिकवरी के बाद ऐसे मरीज़ों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, अलग जो नर्व्स होते हैं उसमें यानी जिन्हें मांसपेशियां हिंदी में बोला जाता है, मांसपेशियों में दर्द और ज़ायद थकान जैसे अलामात दिखते हैं। ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने कोरोना के 40,000 मरीज़ों पर रिसर्च की है। इसमें ब्रिटेन और स्वीडन के मरीज़ शामिल किए गए। इनमें से 20% ने कहा कि इन्फेक्शन के 1 महीने बाद भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए। 190 मरीज़ों में कोरोना के अलामात लगातार 8 से 10 हफ्ते तक दिखे। वहीं 100 मरीजों ने बताया कि इन्फेक्शन के 10 हफ्ते बाद तक परेशान हुए। रिसर्च कहती है कि ये मामले लंबे वक्त तक कोविड के असर की बात साबित करते हैं। रिसर्चर कहते हैं कि कोरोना से उभरने के बाद अगले कुछ हफ्तों तक अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखें। ये थकावट की वजह बनती है
और आने वाले वक्त में इसका बुरा देखने को मिल सकता है। खाने पीने में हेल्थी फूड लें, योगा करें या दूसरी एक्सरसाइज करें, दवाओं को वक्त पर लेना ना भूलें। कोरोना से रिकवर होने वाले 64% मरीजों में कई महीनों तक वायरस का असर दिख रहा है। इलाज के बाद भी मरीज सांस लेने की दिक्कत, थकान, बेचैनी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के 2 से 3 महीने बाद ये असर दिखना शुरू हो रहा है। 64% मरीज सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे हैं, वहीं 55% थकान से परेशान थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुनकरों के मसाइल के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और हुकूमत बुनकरों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया में बनारस का नाम मशहूर करने वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली ना देना, नए रेट पर बिजली की बिल की वसूली के लिए उन्हें हरासा करना है और ये बेहद गलत है। बीजेपी हुकूमत को बिला ताख़ीर फ्लैट रेट पर बिजली व पुरानी शरह पर बकाया जात की अदायगी नाफिज करके बुनकरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने ख़त में लिखा कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से वाराणसी के बुनकर काफ़ी परेशान हैं। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कोरोना वबा और सरकारी पॉलिसियों की वजह से उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया है, जबकि उनका दस्तकारी ने सदियों से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में उनका ताउन करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हुकूमत ने 2006 में बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली देने की स्कीम नाफिज की थी, मगर योगी हुकूमत ने ये स्कीम ख़त्म करके बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी की है। मन चाहे बिजली शरह के खिलाफ हड़ताल पर गए बुनकरों को हुकूमत ने बातचीत के लिए बुलाया और तयक़ुन दिया कि उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, मगर मसाइल के हल की कोई कोशिश नहीं की गई। प्रियंका गांधी ने मुतालबा किया कि बुनकरों को फ्लैट शरह पर बिजली देने की स्कीम को बहाल किया जाए, फर्जी बकाया जात के नाम पर बुनकरों का इस्तेहसाल बंद किया जाए और बुनकरों के बिजली कनेक्शन ना काटे जाएं, बल्कि काटे गए कनेक्शंस को फ़ौरन बहाल किया जाए। राज्यसभा इंतखाबात में बगावत करने वाले 7 अरकान असम्बली को बहुजन समाज पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। बीएसपी सदर मायावती ने अरकान असम्बली को मुअत्तल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में बीएसपी जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, यहाँ तक कि अगर बीजेपी को वोट देना पड़ा तो वो दे देंगे। बीएसपी के मेंबरान असम्बली असलम रायनी, असलम अली, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बैंद, हरि गोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह को पार्टी से मुअत्तल किया गया है। बीएसपी सदर मायावती ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में वो एसपी के दूसरे उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी और इसके लिए अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़ा तो हम देंगे। मायावती ने कहा कि 1995 का केस वापस लेना हमारी बड़ी गलती थी। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को निशाना बनाया। बीएसपी सदर मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी ने फैसला किया था कि अगर राज्यसभा इंतखाबात में अखिलेश यादव अपनी अहलिया डिम्पल यादव को मौका दे रहे हैं तो बीएसपी उनकी हिमायत करने के लिए तैयार है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एसपी लीडर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन नहीं उठाया और रियासत की तमाम ब्राह्मणों की तौहीन की। मायावती ने मजीद कहा कि सबको मालूम है कि एसपी के दौर में माफिया और गुंडा अनासिर किस तरह रियासत में राज करते थे। वो लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी देंगे और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। पुणे में जुमेरात को किसानों ने एक नवजायदा बच्चे को बचाया, जिसे 2 लोग जिंदा ही गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमीन बच्चे को आधा जमीन में गाड़ भी चुके थे, लेकिन बच्चा रोने लगा। रोना सुनकर किसान वहां पहुंचे और मुलजिमीन को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुलजिमीन किसानों को धक्का देकर फरार हो गए। बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी तबीयत फिलहाल ठीक है। बच्चे को मुलजिमीन साड़ी में लपेट कर लाए थे। ये वाकया पुणे के पुरंदर के अंबोड़ी इलाके का है। प्रकाश पांडुरंग नाम के किसान ने बताया कि दोनों मुलजिमीन बच्चे को आधा गाड़ चुके थे और अगर कुछ सेकंड की देरी होती तो वो उसे पूरी तरह दफन कर देते। मिट्टी में दबने की वजह से तेज़ आवाज़ में बच्चा चीख रहा था। सासवड़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर डीएस हाके ने बताया कि हमें फ़ोन से
इस वाक़े की जानकारी मिली और हमने एक टीम को मौके पर भेजा। बच्चे की पहचान नहीं हो सकी। मुलजिमीन बाइक से आए थे। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे जब्त कर लिए गए हैं। उनके जरिए बाइक का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मुंगेर में भड़का तशद्दुद जुमेरात को फिर जोर पकड़ गया। गुस्साई भीड़ ने वासुदेवपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी है। एसपी ऑफिस पर भी हमला हुआ है। मुफस्सिल थाने में 6 गाड़ियां फूंकी गई हैं। दरअसल मुंगेर में पीर के रोज मूर्ति विसर्जन के दौरान तशद्दुद हुआ था। 4 शुम्बे को इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पुलिस लोगों को बेरहमी से पीटती नजर आ रही थी। इस वाक़े को लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। मुंगेर में 4 शुम्बे को वोटिंग हुई थी, इसीलिए हिफाजती इंतजाम चुस्त दुरुस्त थे, लेकिन जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस के जाते ही लोग जमा होने लगे। एसपी ऑफिस के पास करीब 25 से 30 हज़ार लोग जमा हो गए। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी की तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने एसपी ऑफिस पर पथराव कर दिया। एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सराय मंडी में सड़क पर आगजनी की गई, वहां तोड़फोड़ की गई। खबर है कि भीड़ ने वहां एक जज के बंगले पर भी पथराव किया। सितंबर में हुए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके वालिद डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर फर्जी कैंडिडेट बैठाकर टेस्ट दिलवाने का इल्जाम है। इस मामले में अजारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मुलजिम नक्षत्र ने जेईई मेंस में 99.8% नंबर लाकर आसाम में टॉप किया था। इस मामले में टेस्टिंग सेंटर के 3 मुलाजिमीन हेमेंद्र नाथ शर्मा, प्रंजल कलिता और हीरोलाल पाठक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक कैंडिडेट का केस नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला हो सकता है। पुलिस के मुताबिक एग्जाम इन्विजिलेटर ने मुलजिम की मदद की थी। मुलजिम एग्जाम के दिन सेंटर पर गया था, लेकिन आंसर शीट पर नाम और रोल नंबर लिखकर लौट आया। फिर उसकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया। पुलिस ने एग्जाम सेंटर को सील कर मैनेजमेंट को समन भेजा है। इस वाकये की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भी दे दी गई है। इस मामले की एफआईआर मित्रदेव शर्मा नाम के शख्स ने 23 अक्टूबर को दर्ज करवाई थी। वो सोशल मीडिया पर एक फ़ोन कॉल का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल होने पर एक्टिव हुआ था। ऑडियो और चैट में मुलजिम नील नक्षत्र दास की चीटिंग करने की बातचीत सामने आई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो 7 नवंबर को 3:02 पर आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C49 के जरिए 9 OS-01 सैटेलाइट और दीगर बैरूनी सैटेलाइट्स को छोड़ेगा। इसरो ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह इत्तला दी। ताहम इसने यह भी वाज़ेह किया कि इन सैटेलाइट्स को छोड़ना मौसमी हालात पर मुनहसर होगा। ये हिंदुस्तानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 51वां मिशन होगा। EOS-1 ज़मीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट होगा, जिसका मकसद ज़राअत, जंगलाती इलाकों और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन है। साथ ही दीगर सारिफिन के सैटेलाइट्स भी होंगे जो न्यू इंडिया स्पेस इंडिया लिमिटेड महकमे खला के तिजारती माहिदे के तहत छोड़े जाएंगे। कोविड-19 वबा के उसूलों के पेश नज़र श्रीहरिकोटा में मीडिया को इजाज़त नहीं रहेगी। इन सैटेलाइट को छोड़े जाने के मौके पर इसका मुशाहिदा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसरो की लॉन्चिंग
गैलरी बंद रहेगी। तमाम इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने का मुशाहिदा बराह रास्त इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए किया जा सकता है। इसरो का 2020 में ये पहला लॉन्च मिशन होगा, क्योंकि कोविड-19 वबा और उसके बाद लॉकडाउन के नतीजे में इसकी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने की तैयारियों में तेज़ी को यकीनी बनाने के लिए इसरो ने वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर कायम किया है। इसके ज़रिए तिरुवनंतपुरम के VSSC के ज़रिए खलाई बंदरगाह से रॉकेट सिस्टम की जांच की जाएगी। ये काम वबा के पेश नज़र इसरो के अहदेदारों के सफ़र के ख़तरे को कम करने के लिए किया गया। इसरो का आखिरी मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV 48 था, जो 11 दिसंबर 2019 को छोड़ा गया था। The 49th launch EOS-01 and 9 customer satellites on November 7, 2020. India's Polar Satellite Launch Vehicle in its 51st mission, PSLV-C-49, will launch EOS-01 as primary satellite along with 9 international customer satellites from Satish Dhawan Space Center, SDSC, Shar, Sriharikota. The launch is tentatively scheduled at 1502 DRSIST on November 7, 2020, subject to weather conditions. EOS-01 is an Earth observation satellite intended for applications in agriculture, forestry and disaster management support. The customer satellites are being launched under commercial agreement with New Space India Limited, NSIL, Department of Space. फ्रांस के शहर नाइस के एक चर्च पर हमला हुआ है, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए हैं। हमलावर चर्च में दाखिल होकर 3 अफराद पर चाकुओं से हमला करते हुए उन्हें हलाक कर दिया। एक औरत का सर जिस्म से अलग कर दिया गया। शहर के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने इस कार्रवाई को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। उन्होंने बताया कि नाइस शहर में नोट्री डैम चर्च के करीब चाकुओं से हमला हुआ है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस हरकत का इर्तिकाब किया था। पुलिस ने बताया कि छुरी के वार से 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। चर्च पर हमले में एक खातून का भी सर कलम कर दिया गया। मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी प्रोसिक्यूटर ने हमले की तहकीकात का हुक्म दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामुनासिब कार्टूनों के पस मंज़र में ऐसा लगता है कि हमलावर तलवार से हमला करने आया था। इस माह के शुरू में पेरिस की एक गली में एक शख्स का सर कलम भी किया गया था। इस्लामी ममालिक ने सदर मैक्रोन के खिलाफ तशवीश का इजहार किया है, जो इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के साथ वियतनाम में तूफ़ान की जद में आने के बाद जुमेरात के रोज़ 2 अलग अलग मिट्टी के तोदे गिरने से कम 8 अफराद की मौत और 45 के लापता होने की इत्तला है। एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक सूबे क्वांग नाम के ज़िले नामट्रा में ये वाक़या पेश आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रॉवन से अब तक 8 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक लापता होने वाले 45 अफराद ट्रॉलैंग से हैं। उन्होंने मजीद बताया कि फौजी अमला, गाड़ियाँ और सामान इमदादी कामों के लिए मुतहरिक कर दिए गए हैं। Cầm màng luôn đây, lui đây, lui đây, lui đây, lui khẩn trương đây, cả màng bên này luôn đây. Ô, xe này đi rồi. Ôi rồi, xe đi rồi. Thôi rồi. Chết rồi, làm nào bây giờ? Ôi rồi. Ôi, xong phim rồi. Ôi rồi, xong rồi. Lui xe lại hết đấy, cả màng bên này đây. Ôi, đứng vào chỗ Ôi rồi, xót thế, ôi rồi, xót thế. Chết rồi. Ôi rồi. Không biết làm nào nhìn thế này. Ôi rồi, lui lại đây, lui xe lại hết cả đây, cả bên đây rồi đây. Nó đừng có lăn là được. Lật rồi. Kiểu này là lật. Em ơi, lui xe lại rồi đi bên cả bên kia xuống đấy. trước cái đẹp. Nó đít xuống rồi đấy. Rồi, cái đít xuống được rồi. Nó không lật rồi. Cho đít xuống trước cái tốt. Mắc vào kia rồi, mắc vào cái cây kia rồi. Mắc này tụt xuống hẳn dưới kia còn đẹp hơn. Sao tí nó नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।